नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं स्पेशल सेल। एक ऐसा सेल जहां रूबरू कराएंगे कई ऐसी दिल दिला देने वाली वारदातों से जो आपके आसपास ही दस्तक दे रही हैं और साथ ही सतर्क करेंगे उन घटनाओं से भी जो आपके साथ भी घट सकती है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले डालते हैं क्राइम की बड़ी खबरों पर एक नजर। फिर सामने आई शर्मसार करती वारदात। झारखंड की लड़की को कई लोगों को बेचा गया। सामाजिक संगठन की मदद से छुड़ाई गई लड़की मांग रही है इंसाफ। बुलंदशहर में 11 साल की बेटी के सबसे बड़े दुश्मन निकले उसके अपने ही मां बाप। जिसने किया था बेटी से रेप, उसी से कर दिया उसका निकाह। इस बार बिजनौर पुलिस की खाकी पर लगा दाग। बेगुनाह शख्स पर झूठा केस दर्ज कर 41 दिन जेल में रहने को किया मजबूर। आरोपी दारोगा पर कार्रवाई की हो रही है मांग। और आईएएस अफसरों को ट्रेनिंग देने वाले लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की सुरक्षा पे लगी सेंध। फर्जी दस्तावेजों की मदद से 6 महीने तक अकादमी में रही रूबी चौधरी नाम की महिला। अकादमी से जाने के बाद हुआ खुलासा। स्पेशल सेल में सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे समाज की जहां बार बार बिकती और लुटती रही एक युवती की आबरू। जी हां, उत्तर प्रदेश मानव तस्करी का गढ़ बनता जा रहा है और जहां दूर दराज राज्यों से युवतियों को बहला फुसला कर लाया जाता है और फिर जिस्म फरोशी के दलालों के हाथों बेच दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ एक युवती के साथ जिसको 3 साल पहले झारखंड से अगवा किया गया था और फिर उसके बाद बिहार और उसके बाद कानपुर और अब मेरठ में बेचा गया है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब थमेगा मानव तस्करी का ये गोरख धंधा। ये कैसा समाज, ये कैसे ठेकेदार, जहां कई बार हुआ उसकी आबरू का सौदा। किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा। कई बार लगाई गई उसकी अस्मत की बोली। कौन है इस नाइंसाफी का जिम्मेदार? जिस्म के बाजार में वो कई बार बेची गई तो वो कई बार खरीदी गई। अब तो आलम यह है कि उसके दिल में दर्द भी नहीं उठता। वो पत्थर बन चुकी है लेकिन जख्म अभी भी हरे हैं। उसकी जिंदगी 3 साल पहले खुशहाल थी। उसके भी सपने थे लेकिन उसके खूबसूरत सपनों पर उस वक्त ग्रहण लग गया जब 3 साल पहले स्कूल के बाहर से उमेश नाम के बदमाश ने उसे अगवा कर लिया और बिहार ले जाकर उसे महीनों बंधक बनाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। युवती किसी तरह जान बचाकर कानपुर पहुंची लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत ने उससे मुंह फेर लिया। यहाँ उसे मेरठ के शताब्दी नगर के रहने वाले राजकुमार नामक शख्स को बेच दिया गया और राजकुमार ने युवती को सतीश नाम के शख्स को बेच दिया। खरीद फरोख्त का ये खेल उस वक्त सामने आया जब सतीश युवती को जबरदस्ती ले जा रहा था और मोहल्ले के एक युवक चंद्रशेखर की नजर उस पर पड़ गई और उसने विरोध करते हुए इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। यहाँ पे एक राजकुमार नाम का आदमी ले गया था इसको बेचने के लिए। तो उस वक्त इनकी डीलिंग के ऊपर कुछ झगड़ा हो रहा था तो मैं वहाँ पे जाके लड़ाई देख के मैं जाके खड़ा हो गया। तो उसमें मैंने पुलिस वालों को कंप्लेंट लिखा दी इस चीज़ की कि ये लड़की को ऐसे ये बेचने के लिए लेके आए हुए हैं या धंधा चल। तो कल इन्होंने 5-7 आदमियों ने मिलके घर पे मेरे झगड़ा करा, मेरे संग मारपीट भी करी। पुलिस ने मामले को रफा दफा करते हुए युवती को सूचना देने वाले युवक को ही सौंप दिया और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन 2 महीने बाद चंद्रशेखर के घर पर हमला बोल दिया। चंद्रशेखर एक बार फिर थाने में शिकायत लेकर पहुंचा और एक सामाजिक संस्था से भी संपर्क किया। अब एक और जहां पुलिस इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दे रही है तो सामाजिक संगठन लड़की को इंसाफ दिलाने का भरोसा दे रही है। बताया जा रहा है कि ये मानव तस्करी का मामला है और लड़की को झारखंड से लाया गया था। लड़की को हायर करने की कोशिश करी जा रही है। जब मुझे पता चला तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो ये जब हम उसके घर पहुँचे तो घर से पुलिस जो है इसको थाने ले आई थी। थाने पे जब पहुँचे तो इस लड़की को मतलब ये था कि पूरी तरह से पुलिस कस्टडी में रखने का था। लेकिन जब हम लोग पहुँचे इस लड़की से हम लोग बात करने लगे तब पता चला कि ये लड़की झारखंड की है और ये 3 साल पहले किडनैप करी गई थी वहाँ पे घर से। उसके बाद ये किसी तरह से जान बचा के भागी वहाँ से। तो कानपुर में राजकुमार नाम का लड़का उसको मिला, वो भी मेरठ का ही है। वो मिला फिर उसको यहाँ तक लेके आया, उसके साथ मिला और पुलिस को 1 महीने पहले से ही खबर है कि ये लड़की इसी तरह से यहाँ पर मिली है। आखिर ये कैसा समाज है जहां लड़कियों को आज भी खरीदने और बेचने वाली चीज समझा जाता है? क्या पुलिस लड़की को इंसाफ दिला पाएगी? क्या उन आरोपियों को सजा मिल पाएगी जिन्होंने लड़की की जिंदगी में अंधेरा भर दिया? मेरठ से प्रवीण चौहान की रिपोर्ट, एपीएन।
चलिए अब आपको दिखाते हैं बुलंदशहर के एक ऐसे बेरहम माता पिता जिन्होंने अपनी 11 साल की बेटी से उसका बचपन ही छीन लिया। जी हां, माता पिता ने बेटी का निकाह 28 साल के उस शख्स के साथ कर दिया जिसने बेटी के साथ कई बार रेप किया था। और जब खेलने कूदने की उम्र में बेटी गर्भवती हुई तो माता पिता ने उसकी इज्जत की दुहाई देकर उसका निकाह उसी आरोपी से कर दिया जिसने उसके साथ खिलवाड़ किया था। एक माता पिता की बेरहमी, मासूम बचपन पर किया जुल्म। जिस शख्स ने किया 11 साल की बेटी से रेप, उसी शख्स को बना दिया बेटी का शौहर। 11 साल की बाली उम्र, गुड़िया गुड्डों से खेलने की उम्र में यह मासूम बेटी अपनी कोख में पल रही एक नन्ही सी जान को सहेजे हुए है। इसे दर्द होता है, कष्ट होता है, लेकिन ये किससे कहे। इसके आसपास की दुनिया ही इसकी दुश्मन बन गई। 2 महीने पहले बुलंदशहर के औरंगाबाद में इस बच्ची का 28 साल के उस आरिफ के साथ निकाह कर दिया गया जिसने इसके बचपन को कुचलकर इसके साथ कई बार रेप किया था। प्यार मोहब्बत करता रहे, फिर उसके साथ गलत इस्तेमाल करने लगी बगैर शादी के। अब तो इज्जत तो सबका ही है। अब जब ज्यादा बेइज्जती करने लगी तो हमने शादी करवा दी। इसका निकाह कराने वाले इसके माता पिता को इसकी जिंदगी से ज्यादा अपनी बदनामी का डर था, इसलिए अपनी आंखों में पट्टी बांधकर माता पिता ने इलाके के ही एक मौलवी के कहने पर इसे एक बलात्कारी के हवाले कर दिया। इसके माता पिता की दलील है कि शादी से पहले ये 1 महीने की गर्भवती थी। लोगों ने भी अंगुलियां उठानी शुरू कर दी थी, इसलिए इसका आरिफ से निकाह कर दिया गया। हालांकि अब माता पिता अब अपने गुनाह का ठीकरा बेटी के ही सिर पर फोड़ रहे हैं और कैमरे पर ही इस पर दबाव बना रहे हैं कि सब कुछ इसकी मर्जी से हुआ है। वह राजी थी, हमने करा। इन्हें कब से जानती हो? जब से आई हो। ये तुम्हारे पास आते जाते थे क्या था? हाँ, आते थे। तो तुम्हारी मर्जी से शादी हुई? हाँ। आरिफ ने जो किया वो कानून की नजर में बेहद गंभीर गुनाह है, जबकि बच्ची के माँ बाप इसके बाल विवाह के दोषी हैं और बच्ची का निकाह कराने वाला मौलवी भी गुनाहगार है। लेकिन जिस बच्ची को बलात्कार, शादी और उसके बाद माँ बनने के मायने नहीं मालूम, वो बेचारी भला थाना कचहरी कैसे जाए, कैसे लड़े अपने बचपन को हासिल करने की ये लड़ाई। बुलंदशहर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट, एपीएन। यूपी में एक बार फिर लगा पुलिस के दामन पर दाग और इस बार आरोप बिजनौर के स्योहारा थाने की पुलिस पर लगा है। जी हां, आरोप है कि पुलिस ने डंडे के दम पर एक बेगुनाह शख्स को बिना जांच के गुनहगार बताकर जेल में डाल दिया। लेकिन जब पीड़ित शख्स के घर वालों ने आला पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई तो पुलिस की पोल खुल गई और पूरा केस ही फर्जी निकला। कानून की आंख पर पट्टी बंधी होती है ताकि इंसाफ करते वक्त अपने और पराये में कोई अंतर न हो जाए और किसी निर्दोष को सजा न मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कानून के रखवाले लगातार हदों को पार कर रहे हैं। वर्दी वालों की बेरहमी का ताजा शिकार बिजनौर का रहने वाला पुनीत नाम का ये शख्स हुआ है, जिसे स्योहारा थाना के दरोगा चंद्रपाल यादव की वजह से 41 दिनों तक जिला जेल में बंद रहना पड़ा है। ये पूरा मामला 6 फरवरी और मैं जंगल आ रहा था। मुझे रात में उठाया, गाड़ी में ले गए और मैंने पूछा, ए भाई मेरा आरोप क्या है, मुझे क्यों ले जा रहे हो? तो उन्होंने बताया आप पर जो मुकदमा जो है, ये नहीं बताया या मुकदमा। मुझे ले जा वहाँ बंद कर दिया और उसके बाद जो बताया आप पर 3 मुकदमा है। पुनीत के मुताबिक शहर कोतवाली थाना इलाके के एक शख्स ने पुनीत और इसके भाई और पिता पर हत्या की कोशिश करने और धमकी देने का केस स्योहारा थाना में दर्ज कराया था। लेकिन थाने के दरोगा चंद्रपाल ने बिना जांच के ही दबंगई दिखाते हुए पुनीत को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। पुनीत सवाल करता रहा कि आखिर इसका गुनाह क्या है, तो दरोगा ने अनसुना कर दिया। आखिरकार थकार कर इसके परिजनों ने मुरादाबाद के डीआईजी से इंसाफ की गुहार लगाई तो जांच के आदेश दे दिए गए और जांच रिपोर्ट में साफ हुआ कि पुनीत पर फर्जी केस दर्ज किया गया है और पुनीत के रिहाई के आदेश भी दे दिए गए।
हालांकि आरोपी दरोगा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा चकबंदी हुई थी 18-19 साल पहले, तभी से उनसे वादी से वो चल रहा था मुकदमा हमारा चकबंदी का, और चकबंदी के ही उन्होंने केस वापस दिलाने की वजह से, दबाव बनाने की वजह से उन्होंने हम पर ये 307 का फर्जी मुकदमा बनवाया और हमारे भाई को 6 फरवरी को पुलिस उठा कर ले गई जंगल से। इनके द्वारा गोली चला के इसको घायल करने का मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें मेडिकल नूरपुर थाने से हुआ और ये 30 नवंबर की घटना दिखाया गया था, जिसमें 21 जनवरी में कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा 6 फरवरी 2015 में एक मिस्टर पुनीत सन ऑफ नंदकिशोर को जेल भेजा गया था। इसको लेके मिस्टर नंदकिशोर जो ये उस मुकदमे में अक्यूज्ड भी है, उनके द्वारा एक तहरीर मेरे को दे के ये बताया गया कि इसमें ये फर्जी मुकदमा है और कोई घटना ऐसी हुआ ही नहीं। तो मैंने सीओ दामपुर को निर्देश किया इस पे जांच करने के लिए स्वयं। पुनीत को झूठे केस में फंसाने के आरोपी दरोगा की बाबत जब जिले के एसपी से सवाल किया गया तो एसपी पूरे मामले को फर्जी तो बता रहे हैं, लेकिन दरोगा के खिलाफ कार्रवाई से पल्ला झाड़ रहे हैं। एसपी कह रहे हैं कि अभी और जांच की जाएगी। सवाल उठता है क्या पुनीत के वो 41 दिन उसे वापस मिलेंगे? आखिर कब तक पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आता रहेगा? आखिर कब पुलिस पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किसी को गुनाहगार साबित करेगी? बिजनौर से रोहित त्रिपाठी की रिपोर्ट, एपीएन। वहीं शाहजहांपुर में बेखौफ अपराधियों ने इलाके के बीएसपी नेता के भाई को मौत के घाटी उतार दिया। परिजनों का आरोप है कि जमीनी विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और वहीं हत्या का आरोप एक पुराने हिस्ट्री शीटर पर लगा है। फिलहाल पुलिस हत्या का केस दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। रोता बिलखता परिवार और मौके पर उमड़ी लोगों की भीड़। ये नजारा है शाहजहांपुर के थाना कांट क्षेत्र के अकर्रा रसूलपुर गांव का, जहां बीएसपी नेता रामू शर्मा के छोटे भाई श्यामू शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल श्यामू मंगलवार की शाम घर से कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए निकला था, लेकिन जब पूरी रात वो घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और आखिरकार पास की ही कॉलोनी में उसकी खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि इलाके के ही एक हिस्ट्री शीटर ने जमीनी रंजिश के चलते उसे मौत की घाट उतारा है। बाद में उनका हम बरेली मोड़ दुकान पे जा रहे हैं अपनी पत्नी से सुनीता शर्मा से, ये वहाँ नहीं वापस पहुँचे इधर सुबह देखा कि डेड बॉडी पड़ी किसी की है। रात में इसलिए तो सोचा हो सकता शहर चलेगा, शहर में भी हम रहते हैं तो हो सकता भैया के पास चलेगा। वो सुबह देखा तो डेड बॉडी इनकी पड़ी, तो सूचना दी तो हम सब लोग आए हैं। तो मर्डर हुआ आशंका का स्पष्ट है। मृतक के परिजनों और बीएसपी नेता का आरोप है कि मृतक को पहले भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामला पुलिस के पास भी पहुंचा था और पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई गौर नहीं किया, जिसका अंजाम ये हुआ कि ये खूनी खेल हुआ। वही मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने मौके से तमंचा और एक लावारिस बाइक भी जब्त करते हुए मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या की बाबत तफ्तीश कर रही है। ये शाम को 4 बजे दुकान से सब्जी देने के लिए घर पे आए, जो है सब्जी देने के बाद ये कहाँ चले गए जो है इनको पता नहीं चल पाया। शाम को जो है सुबह जो है इनके बगल खेत में जो है लाश मिली है। इनके शरीर में जो है बाएं तरफ गोली लगी हुई है। इस तरह कार्रवाई आगे की जा रही है, क्या आशंका? अब हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कह रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर पहले पुलिस ने मृतक और उसके परिजनों की शिकायत पर गौर क्यों नहीं किया? आखिर पुलिस की नींद किसी वारदात के बाद ही क्यों खुलती है? शाहजहांपुर से अभिषेक की रिपोर्ट, एपीएन। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
चलिए ब्रेक के बाद बात करते हैं कानपुर की, जहां एक बार फिर सामने आई बेखौफ अपराधियों की दहशत और इसी के चलते इन अपराधियों ने एक दूध कारोबारी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक हत्या करने के पीछे क्या वजह है इसका खुलासा नहीं हो सका है। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में राकेश यादव दूध का कारोबार करता था और रोज की तरह वो मंगलवार को रामपुर से 2 किलोमीटर दूर पटकापुर इलाके में दूध की सप्लाई करने गया था, लेकिन फिर वो घर वापस नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने हर मुमकिन जगह उसकी तलाश की। आखिरकार एक खेत में राकेश की बेरहमी से कत्ल की हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। राकेश की पीठ में गोली मारी गई थी और उसके सर को ईंटों से कुचला गया था। पता का भैया आए थे तो वही खाना कि भाई मरे कि नहीं। देखे डेड बॉडी यहाँ पड़ी है। दूध लेके गए थे तो वो वहाँ पटकापुर से आ रहे थे तो रास्ता में जो है वो मर पड़े हुए थे। जो हमने उनको देखा था तो वहाँ एक ईंट पड़ी थी, वो ईंट जो है खून में भरा है, तो ऐसा ही सिद्ध है कि ईंटों से उनकी कुचल के मारा है। आखिरकार राकेश की हत्या किसने और क्यों अंजाम दी है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। ना तो परिवार वाले ही कुछ बता पा रहे हैं। लोग इस बात को लेकर भी नाराज दिखे कि पुलिस जानकारी देने के बाद भी मौका वारदात पर 1 घंटे बाद पहुंची। हालांकि देर ही सही, घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने राकेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए उसकी हत्या की बाबत तफ्तीश शुरू कर दी है। बस नहीं आए थे, सुबह इनकी डेड बॉडी मिली है और उस पर ईंट भी पड़ी हुई है जिससे सिर कुचलाया दिखाई पड़ रहा है। अब बाकी छानबीन की जा रही है, जो भी होगा उसकी वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। सर परिवार वालों का क्या कहना है? परिवार वाले अभी कुछ नहीं बता पा रहे हैं, पुलिस नहीं बता पा रहे हैं, कोई कारण नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, लेकिन कानपुर में जिस तरह से एक के बाद एक हत्या की वारदात हो रही है उससे लोगों में पुलिस को लेकर जमकर नाराजगी भी देखी जा रही है। कानपुर से शैलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, APN। और अब बात करते हैं एक ऐसे फर्जी IAS की जो उत्तराखंड के मसूर स्थित लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी में पिछले 6 महीने से फर्जी तरीके से रह रही थी और जिसकी भनक किसी को नहीं लग पाई। जी हां, महिला का नाम रूबी चौधरी और जो पिछले 6 महीने से फर्जी IAS बनकर गैर कानूनी तरीके से रह रही थी। हालांकि एकेडमी के अधिकारियों को जब इस फर्जी IAS का पता चला तो बिना किसी कार्रवाई के उसे वहां से चले जाने के लिए कह दिया गया। मसूरी में मौजूद प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी की सुरक्षा में लगी है सेध। यहाँ तमाम सुरक्षा इंतजाम को धता बताकर रूबी चौधरी नाम की एक महिला गैर कानूनी तरीके से रह रही थी। इस संबंध में जब मंगलवार को अकादमी के सुरक्षा अधिकारी सत्यवीर सिंह ने पुलिस में तहरीर दी तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर अपनी पड़ताल में जुट गयी। पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया गया है कि आरोपी रूबी चौधरी फर्जी दस्तावेज तैयार कर खुद को IAS अधिकारी बताया करती थी और सितंबर 2014 से लेकर मार्च 2015 तक अकादमी में लाइब्रेरी कर्मचारी की हैसियत से कार्य करते हुए अवैध तौर से निवास कर रही थी। हालांकि जब इसका खुलासा हुआ तो उसे बिना कार्रवाई किए ही जाने दिया गया, लेकिन अब उसके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद पुलिस धारा 420, 467, 468 और 170 के तहत मुकदमा दर्ज कर यह पता लगाने में जुटी है कि महिला का फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अकादमी में घुसने का मकसद क्या था। यही नहीं, उसके द्वारा बताया गया नाम भी असली है या नकली। मसूरी से धीरज साजवान की रिपोर्ट, APN। अब आपको दिखाते हैं कि यूपी में किस तरह से रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, GPS या फिर दूसरे कार्यों के लिए रिश्वत की मांग की जाती है। ऐसा एक मामला गाजीपुर में सामने आया है जब सिंचाई विभाग से रिटायर्ड हुए एक ऑपरेटर से रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने आरोपी रिश्वतखोर बाबू को धर दबोचा है। आप भी देखिए रिपोर्ट। ये है अंजनी कुमार राय जो साल 2014 के फरवरी महीने में सिंचाई विभाग के ऑपरेटर के पद से रिटायर हुए थे, लेकिन नौकरी से रिटायर होने के बाद भी इन्हें पेंशन नहीं मिल पा रहा था। यही नहीं, इनका GPF सहित कई और तरह के फंड विभाग में बाकी थे, जिसके लिए ये लगातार सिंचाई विभाग के साथ सरकारी महकमे का चक्कर लगा रहे थे। लेकिन बजाय इनकी मदद करने के इन्हें रिश्वत देने के लिए दबाव डाला जा रहा था। अंजनी का आरोप है कि इन्हें विभाग का बाबू और कर्मचारी नेता बालेंदु इनसे रिश्वत मांग रहा था। मैं बाबूजी से कहा कि आप हमारा जो है 6 महीना पहले से बंद हो गया है, GPF तैयार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसा देंगे
हैं, तब जाके तो तैयार होगा। 5,000 रुपया मैंने इनको, हमसे कहे कि 5,000 रुपये दे दीजिएगा। अंजनी ने बालेंदु से बहुत गुहार लगाई, लेकिन वो पेंशन और अन्य बकाया फंड को दिलाने के नाम पर 5,000 की रिश्वत मांग रहा था। आखिरकार थक हार कर अंजनी ने गाजीपुर के जिला अधिकारी से शिकायत कर दी और फिर एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने जाल बिछाकर बालेंदु को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। साथ जो है वो डीएम महोदय द्वारा दिए गए साक्षी भी थे, उनके सामने जो है इन्होंने पैसे लिए 2,000 रुपये। उसी समय इनको रेड हैंडेड पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? मुकदमा पंजीकृत होगा 7/13 1D 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का। बताया जा रहा है कि रिश्वतखोर बालेंदु के खिलाफ पहले भी घूसखोरी की कई शिकायतें मिल चुकी हैं, लेकिन अब जाकर ये पकड़ा गया है और अब इसके रिश्वतखोरी की फेहरिस्त खुलने वाली है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस गिरफ्तारी से बाकी रिश्वतखोर सबक लेते हैं या फिर अंजनी जैसे बुजुर्गों को उनके अधिकार के नाम पर परेशान किए जाने का दौर जारी रहता है। गाजीपुर से देवव्रत विश्वकर्मा की रिपोर्ट, APN। चलिए अब एक नजर आज की क्राइम फाइल्स पर। लखनऊ के महानगर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने सचिवालय कॉलोनी में घुसकर फूड एंड ड्रग विभाग के अपर निजी सचिव काशीनाथ तिवारी को घर में घुसकर गोली मार दी। ऑफिसर कॉलोनी में गोली चलते ही अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के काफी देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची। घायल अपर निजी सचिव को अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मऊ जिले के थाना चिड़ियाकोट में एक सपा नेता समेत 2 लोगों से जेल में बंद कुख्यात अपराधी के नाम पर पैसे की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इलाहाबाद के महिला थाने में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला ने अपने पति की प्रेमिका की पुलिस के सामने ही पिटाई कर दी। पुलिस ने पत्नी की शिकायत के बाद प्रेमिका को सुलह के लिए बुलाया था, लेकिन थाने में प्रेमिका को देखते ही पत्नी का पारा चढ़ गया और उसने उसकी जमकर धुनाई कर दी। ट्रेन में आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला बरेली का है, जहां पैसेंजर ट्रेन से मां पूर्णगिरी के दर्शन के लिए जा रहे पैसेंजर को लुटेरों ने तकरीबन 50 मुसाफिरों के साथ जमकर लूटपाट की और मारपीट करने के बाद लुटेरे भाग भी निकले। वहीं शाहजहांपुर रेलवे पुलिस ने पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया है, जो जीआरपी का सिपाही बनकर यात्रियों से अवैध वसूली को अंजाम दिया करता था। दरअसल जीआरपी को लगातार सूचना मिल रही थी कि जीआरपी का एक सिपाही यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा है। इसके बाद रेलवे पुलिस ने जाल बिछाकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से इस शख्स को गिरफ्तार किया है। वहीं बदायूं पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 60 ट्रैक्टर बरामद किए हैं और 2 चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के द्वारा टीम को सराहनीय कार्य के लिए 5,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। वहीं चंदौली में ईंट भट्टे पर चल रहे अवैध शराब कारखाने पर सैयद राजा पुलिस को छापेमारी कर कच्ची शराब के साथ 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल सैयद राजा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नवेदा गांव में ईंट भट्टे पर काफी दिनों से भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाकर बेची जा रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और रांची पुलिस ने नकली नोटों के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 15,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई है। साथ ही 2 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए हैं। रांची की सिटी एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 लाख की फेक करेंसी रांची लाने की योजना थी, जिसकी जानकारी के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल में आज बस इतना ही। तब तक ले रहिए सावधान और देखते रहिए आपका अपना चैनल APN।